नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। मैं एस के मौर्य, सहायक आचार्य, सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एजुकेशन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लाभकारी हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ये हमारे मित्र हैं सरदार जी। आइए पहला प्रश्न, एक अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से प्रेरित कर सकता है वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे प्रारंभ से ही जीत लेता है। अर्थात यह कथन किसका है ये बताना है आपको। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक अध्यापक जो अच्छी प्रकार से बालक को प्रेरित करता है और उसके बाद शिक्षा या शिक्षण उद्देश्य को पूरा कराने का प्रयत्न करता है, अधिगम ट्रांसफ़र करने का सफल प्रयत्न करता है, वह आधे युद्ध में ही यानी 50% सफलता निश्चित हो जाती है शुरुआत से ही। क्योंकि कहा भी गया है यदि शुरुआत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। तो यह कथन किसका है ये आपको बताना है। मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ इसलिए कि आप बता सकें। फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न। एक अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छी प्रकार से प्रेरित कर सकता है वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे प्रारंभ से ही जीत लेता है। पहला ऑप्शन इसमें है एडगर डेल, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा है एमएल बीगी, चौथा है क्रो एंड क्रो। आइए अब बता देते हैं आपको। ये ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन सी एमएल बीगी। क्लियर। दूसरा प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास एवं व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व अंदर के और बाहर के दोनों गुणों को मिलाकर बनता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। कल्पना जो चिंतन करते हुए आप ख्वाबों में दूर दूर तक उड़ते रहते हैं, ठीक है, उछलते रहते हैं, विचारते सोचते रहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं होता, वो कल्पना कहलाता है। रुचि माने अभिरुचि, अंदर की इच्छा, ठीक है, आपका मन सबसे ज़्यादा किस में रमता है उसे ही हम रुचि कहते हैं। तो ये तीनों नहीं होगा, आपने अभी देखा जो हमने सामान्य शब्दों में समझाया, ये तीनों कट हो जाएंगे और सही हो जाएगा आपका विकल्प डी। क्लियर। यानी अभ्यास व अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम को परिभाषित किया है, यानी अर्थात ये परिभाषा किसने दी है? ठीक, गेट्स ने, गैरी ने, प्रेसी ने, काल्विन ने। बताइए, सोचिए। चलिए हम ही बता देते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ए ऑप्शन सही, काल्विन महोदय ने कहा कि पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की परिभाषा काल्विन महोदय ने दी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। मैकडूगल ने वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग किस प्राणी पर किए थे? मैकडूगल ने वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग किस प्राणी पर किए थे? इसमें 4-5 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं। देखो, चूहे पर प्रयोग किसने किसने किया है? मैकडूगल महोदय। चलिए खैर उत्तर ही आ गया आपके पास। मैकडूगल महोदय, लिख नहीं पा रहा हूँ, आप पढ़िए, समझ लीजिएगा। मैकडूगल महोदय और स्किनर महोदय, ठीक, स्किनर महोदय। और बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय, थॉर्नडाइक महोदय ने, ठीक है। और कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था? आईबी पावलोव,
पावलोव महोदय ने किया था। ठीक, और मानव पर प्रयोग किसने किया था? वाटसन महोदय ने। वाटसन महोदय ने अपने बेटे पर ही टेस्ट कर डाला था। ठीक, और बताइए, सुल्तान नामक जो चिंपैंजी था, वन मानुष था, उस पर कोहलर ने प्रयोग किया। कोहलर। ठीक, ऐसे ही कबूतर पर भी स्किनर ने प्रयोग किया था। कबूतर पर। ठीक, क्लियर? यानी कि आप चूहे पर प्रयोग किया किसने? मैकडूगल ने। वातावरण संबंधी अनुभव। ठीक है, मैकडूगल ने वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग किए, और स्किनर ने भी प्रयोग किए अधिगम संबंधी। बिल्ली पर थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग किया, कुत्ते पर पावलोव महोदय ने किया, और मानव पर ठीक क्या वाटसन महोदय ने, और सुल्तान नामक चिंपैंजी जो मनमानुष था उस पर सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया कोहलर महोदय ने। ठीक, थॉर्नडाइक महोदय ने 8 नियम दिए, 3 मुख्य और 5 गौड़ नियम। इतने प्रश्न बन जाते हैं आपके इससे। नेक्स्ट चलते हैं। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। यानी स्मृति की यह परिभाषा दिया है। कितनी अच्छी परिभाषा है। जिन तथ्यों को भूतकाल में हमने सीखा था और उन्हें स्मरण करना हमारी ही स्मृति कहलाती है। यानी आज हमसे वो प्रश्न किया गया तो मैंने पहले जो सीखा था वो मैं निकाल कर प्रस्तुत कर दूं तो वही स्मृति होगा। ये कथन किसका है? इसमें सीधे सीधे हम आपको बता देते हैं। इसमें ये कथन आपका वुडवर्थ महोदय का है। ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्योंकि आप भ्रमित होने लगते हैं जब मैं ज़्यादा डिटेल करने लगता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर? चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्मृति का तत्व नहीं है कहा गया है। स्मृति का तत्व नहीं है यानी फैक्टर, कारक, अवयव, भाग स्मृति का जो ना हो, कंटेंट, तो उसे पहचानना है हमें। यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए आप सावधान हो जाएं, नहीं पर ध्यान दें, फोकस दें। न, स्मृति का तत्व नहीं है सीखना, तर्क करना, धारण करना, पुनर्स्मरण। ठीक है, यानी सीखना जो अधिगम करना है ये तत्व है, धारण करना ये तत्व है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, अवधारण, अवबोध, और पुनर्स्मरण। दोबारा हमने अभी स्मृति को अभी बताया पिछले प्रश्न में, ये पुनर्स्मरण भी है। यानी कि तर्क करना जो होता है वो स्मृति का तत्व नहीं है। इसमें क्या होता है कि अनुभव के आधार पर आप एक तथ्य के पीछे अनेक तथ्य, विचार और वाक्य अपने अनुभव के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ये तर्क स्मृति आधारित नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम। 7वां प्रश्न है हमारा, चिंतन। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार है। चिंतन कहने का मतलब दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त है। ठीक है, और रहस्यपूर्ण है। उसमें आप क्या खोज रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या मंथन कर रहे हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, विचार क्रम में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है, क्या आप एक विचार के पीछे कितना कितना तर्क मूक रूप से कर रहे हैं, तो वह ऐसा व्यवहार जो रहस्यपूर्ण है और अव्यक्त है तो वो चिंतन कहलाता है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार है। ये कथन किसने दिया? ये कथन दिया है हमारे महोदय, क्योंकि आप लोग बताएंगे नहीं ना कमेंट करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ये गैरेट महोदय का ये कथन है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गैरेट महोदय ने कहा कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त व रहस्यपूर्ण व्यवहार है।
नेक्स्ट, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यानी कल्पना की परिभाषा इन्होंने किया है, किस विद्वान ने किया है, और उसे कहा है कि दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। ठीक है, जो अपने पहुंच में नहीं है अभी और उसके बारे में मैं जो विचार कर रहा हूँ, सोच कर रहा हूँ, मंथन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, ऊंची उड़ान भर रहा हूँ, उसे ही हम कल्पना कहते हैं। तो कल्पना यानी दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है, ये महोदय ने कहा। किसने? मैकडूगल महोदय ने, जिन्होंने खेल के संबंध में भी कहा है कि स्वाभाविक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, मैकडूगल महोदय का कथन। ठीक, या परिभाषित किया है इन्होंने। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। हमने अभी बताया था व्यक्तित्व के संबंध में पहले प्रश्न में कि अंदर और बाहर का जो समग्र प्रस्तुतिकरण है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। ठीक, अरे मैंने उत्तर ही साफ साफ दे दिया, तो वही ठीक है, आपने पहचान लिया, यानी कि ऑप्शन ये सही। ठीक, रुचि नहीं है, प्रेरणा नहीं है, कोई नहीं कट सकता है। ठीक, यानी कि आपका व्यक्तित्व, ये परिभाषा जो है वो व्यक्तित्व की परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि चिंतन को महत्व प्रदान करती है? यानी चिंतन को महत्व देने वाली शिक्षण विधि कौन सी है? वह टीचिंग मेथड बताना है आपको जो चिंतन को महत्व दे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या समाधान में स्वतंत्रता, खेल विधि कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं, व्याख्यान विधि विशेष चिंतन की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अन्वेषण विधि खोज करना है। ये यदि समस्या समाधान में स्वतंत्रता ये सबसे सटीक आंसर है, और यदि हमारा ये न हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये अन्वेषण विधि। अन्वेषण में भी हम चिंतन करते हैं, फिर खोजते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और फिर उसका परिणाम निकलकर सामने आता है। तब हम किसी समस्या पर ही मंथन चिंतन करते हैं या खोज करते हैं, तो वो अन्वेषण कहलाता है। ठीक, गवेषण भी कहते हैं इसको। क्लियर है? यानी कि ये विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, स्वतंत्रता पूर्वक जब करता है। ठीक है, अन्वेषण में क्या होता है, खोज विधि में आपका माहौल भी डिपेंड करता है कि आपको एक सीमित दायरे में रखने का प्रयत्न करता है। इसीलिए अनुसंधान के तमाम प्रकार ऐतिहासिक और निर्जातीय और दुनिया भर के बनते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें एक दायरा है। और लेकिन स्वतंत्र रूप से जब समस्या का समाधान करते हैं तो वो चिंतन को महत्व देने वाली शिक्षण विधि सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11th, तर्क की प्रमुख विशेषता है। तर्क की प्रमुख विशेषता क्या है? निश्चित लक्ष्य, कारण की खोज। यानी तर्क करते हो तो लक्ष्य खोजते हो निश्चित, ठीक, कि कौन सा लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करते हो, उसी के पहुंचने में ही तर्कों का साधन के रूप में प्रयोग करते हो। कारण की खोजते हैं, यानी कारण माने सत्य की खोज करने लगते हो। समस्या किस कारण से है, उस समस्या के कारण को खोजने के लिए हम तर्क करते हैं। तो यानी कि ये उक्त सभी हो जाएगा। गुड, यानी इसको काट देंगे और ये विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। यदि स्वतंत्र रूप से एक एक विकल्प होगा तो हम एक एक को ही मानेंगे। क्लियर हो गया? यानी तर्क की प्रमुख विशेषता मानी जाती है निश्चित लक्ष्य, कारण की खोज, समस्या समाधान और उक्त सभी। आइए कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लें। ये हमारे गुरु जी हैं के शुक्ला जी, बहुत आदरणीय हैं, इंटर कॉलेज में हैं यहीं लखनऊ में ही। तो उनका फ़ोटो एक मुझे मिल गया था तो मैंने उनको लगा दिया, और बच्चों का प्रोत्साहन भी बढ़ेगा जिससे। चलिए आइए, ये हमारे एचओडी महोदय हैं, ये अमित सर हैं, और ये मुझे तो आप जानते ही हैं सभी लोग।
चलिए, थैंक्स फॉर लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। किसी भी समस्या के लिए आप शिक्षण संबंधी समस्या या अन्य किसी प्रकार की समस्या या निर्देशन और परामर्श के लिए आप हमारा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा जब मुझसे या मैं किसी के उपयोग में आ सकूँगा। धन्यवाद।